हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 6 से द राइट थिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। रीडिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 74, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 74 पर है। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो दो क्वेश्चंस हम देखेंगे लेट अस डिस्कस जो पेज नंबर 74 पे हैं, ये सीन 1 से हैं। और सीन 1 में हमने क्या पढ़ा था कि मिसेस शो मैरी को कुछ बातें समझाती है कि जब गेस्ट आएंगे तो उसे कैसे बातें करनी है और क्या क्या करना है। और अभी तक गेस्ट आए नहीं हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन सीन 1 ऑफ द प्ले, यानी कि सीन 1 को ध्यान में रखते हुए ये जो यहाँ पर टेबल दी गई है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमें करके भी दिखाया गया है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ शेयर भी करना है। यहाँ पर आपको 3 कॉलम नजर आएंगे। पहला कॉलम है स्पीकर का, यानी बोलने वाला कौन है। सेकंड कॉलम है वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर ने क्या कहा, उसके शब्द क्या हैं। और फिर है रीज़न, कि जो भी स्पीकर ने कहा वो क्यों कहा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो हमें पूरा दिया गया है। तो पहले नंबर पर स्पीकर कौन है, मिसेस शो, और उन्होंने क्या कहा, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, अब ये कमरा साफ नज़र आ रहा है या साफ लग रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, और इस कोट को अपने बेडरूम में ले जाओ। ये सब हमने चैप्टर की रीडिंग में देखा था। तो मिसेस शो ने अपनी बेटी मैरी से क्या कहा था, अब ये कमरा साफ दिख रहा है, अपने कोट को यहाँ बेडरूम से ले जाओ। और इसका रीज़न क्या दिया गया है कि उन्होंने क्यों कहा ये, तो इंस्ट्रक्ट मैरी टू कीप द रूम टाइडी, और ये उन्होंने इसलिए कहा था, मिसेस शो ने मैरी से ये बातें, ये शब्द इसलिए कहे थे कि वो मैरी को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, निर्देश दे रही थी कमरे को साफ रखने के लिए, इसलिए उन्होंने ये शब्द मैरी से कहे थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। ये जो रेड में आप देख रहे हैं ना, ये आपका आंसर होगा, यानी कि जो टेबल हम कंप्लीट कर रहे हैं वो ये सब रेड में लिखा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये सेकंड वाला पार्ट, यहाँ पर स्पीकर कौन है, मैरी। अब मैरी ने क्या कहा वो देखिए, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, आप हमेशा मुझे चीज़ों को यहाँ से ले जाने के लिए कहती हैं। या दूसरे शब्दों में कहे तो मैरी अपनी मदर से कह रही थी कि आप हमेशा मुझे यहाँ से चीज़ें हटाने के लिए कहती हैं। तो ऐसा क्यों कहा होगा मैरी ने, वो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, वो रीज़न आपको ये यहाँ पर मिलेगा। टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन एट हर मदर्स फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उसकी मदर उसको ये अक्सर ये इंस्ट्रक्शंस देती थी, निर्देश देती थी कि अपनी चीज़ें यहाँ से हटा लो। तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पर दिखा रही थी इन शब्दों के द्वारा, यानी कि इन शब्दों के द्वारा जो मैरी थी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रही थी, क्योंकि उसकी मदर अक्सर उसे इंस्ट्रक्शन दिया करती थी। अब उसके बाद ये नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर हमें ये पार्ट दिया गया, आई एम नॉट अ चाइल्ड, ये शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं ऑफ द स्पीकर। अब ये किसने कहा था आई एम नॉट अ चाइल्ड, ये मैरी ने कहा था। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। और क्यों कहा था उसका रीज़न यहाँ पर दिया है, और रीज़न है टू एजर्ट हर इंडिपेंडेंस एंड मैच्योरिटी, यानी कि अपनी इंडिपेंडेंस और मैच्योरिटी को जोर देकर वो बताना चाहती थी। मैरी ये बताना चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट है और मैच्योर हो गई है, इसलिए उसने ये वाले शब्द कहे थे, आई एम नॉट अ चाइल्ड। अब इसके बाद यहाँ में ये दिया गया कि मिसेस शो है जो कि स्पीकर है, जो कि बोल रही है, और उन्होंने जो भी बोला वो यहाँ पर हमें लिखना है, और क्यों बोला, रीज़न क्या है वो हमें बताया गया है। टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू इंश्योर मैरी सेज द अप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट्स अराइव। तो इसका ये मतलब हुआ, यानी ये जो रीज़न हमने पढ़ा, इसका ये मतलब है कि मिसेस शो ने मैरी से कुछ ऐसा कहा था जिससे कि मैरी को ये समझ आए कि दूसरों के प्रति जब वो दयालु रहेगी तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और उन्होंने ये भी सिखाया था कि जब गेस्ट आएंगे तो उनके साथ किस तरीके से बातें करनी हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो शब्द, वो वर्डिंग्स हमने यहाँ पर लिखी हैं। तो मिसेस शो ने क्या कहा था मैरी से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, यानी कि वो बातें कहना जो उन्हें खुशी दे, जिससे कि उनको आनंद मिले। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन ज़रा देखिए, ये वाला, डू यू थिंक मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस री विजिट, वाई और वाई नॉट, यानी आपको क्या लगता है कि जब मिसेस हार्डिंग और मिसेस री उनके घर आएंगे
तो क्या मैरी अपनी मदर की ये जो एडवाइस है, मदर की ये जो सलाह है, क्या उसके ऊपर सक्सेसफुली वो काम कर पाएगी? क्या वो अपनी मदर की एडवाइस को सक्सेसफुली फॉलो कर पाएगी जब गेस्ट यानी कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली उनके घर पर आएंगे? आप जो भी आंसर देंगे उसके बारे में बताना कि वाई और वाई नॉट। अब इसका आंसर यहाँ पर देखिए, मैरी ट्राइज हार्ड टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस बट इट सीम्स अनलाइकली शी विल सक्सीड। यानी कि मैरी अपनी मदर की एडवाइस को फॉलो करने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर ऐसा लगता नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगी। आगे देखिए, शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड ईगर, यानी कि उसमें आत्मविश्वास है, वो बहुत उत्सुक है, बट शी डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक पोलाइटली और थिंक बिफोर स्पीकिंग। लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं है कि दूसरों के साथ पोलाइटली कैसे बात करनी है और बोलने से पहले समझना भी ज़रूरी है, यानी विचार करना भी ज़रूरी है। इस बात की समझ अभी उसमें नहीं है। दिस माइट लीड टू मिस्टेक्स व्हेन द गेस्ट अराइव। अब उसमें क्योंकि ये दो कमियां हमने यहाँ पर बताई कि एक तो उसको ये समझ नहीं है कि पोलाइटली कैसे बात करनी है और बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी वजह से वो गेस्ट के आने के बाद गलतियाँ कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया है। इस आंसर में आपको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया था ना, ये जो आंसर है ये अभी सीन 1 के अकॉर्डिंग है, तो इसमें अभी गेस्ट आए नहीं है, तो इसमें हम आने वाले टाइम के बारे में अपनी तरफ से कुछ सजेशन दे रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 77 पे। यहाँ दिया गया है लेट अस डिस्कस। अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फ्रॉम सीन 2 ऑफ द प्ले। अब यहाँ पर जो प्ले का सीन 2 है उसमें से कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इन फॉल्स स्टेटमेंट्स को रेक्टिफाई करना है, यानी कि स्टेटमेंट्स गलत है और हमें सही करके इन स्टेटमेंट्स को लिखना है। अब आगे देखिए, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल हमें करके भी दिखाया गया है ये फर्स्ट पार्ट में। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। और अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करने के लिए भी बोला गया है। अब यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट देखिए जो कि फॉल्स है, गलत है, और हमें इसको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। मिसेज हार्डिंग स्टेट्स दैट दे डू नॉट लाइक लंदन एज इट इज़ नॉट द सेम एज रैनफील्ड। यानी मिसेज हार्डिंग ने कहा था कि वे लंदन को पसंद नहीं करते क्योंकि लंदन जो है वो लैनफील्ड के जैसा नहीं है। अब देखिए सही स्टेटमेंट क्या होगी, रेक्टिफिकेशन। जो मिसेज हार्डिंग ने कहा था वो वर्डिंग्स क्या थी? मिसेज हार्डिंग स्टेट्स दैट दे लाइक लैनफील्ड वेरी मच इवन दो इट इज़ नॉट द सेम एज लंदन। मिसेज हार्डिंग ने ये कहा था कि वो लैनफील्ड को काफ़ी पसंद करती हैं, हालांकि लैनफील्ड लंदन के जैसा नहीं है। तो सही स्टेटमेंट ये होनी चाहिए। इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसको भी हम ठीक करेंगे। मिसेज हार्डिंग वॉज प्लीज टू नो दैट मैरी वॉज फेमिलियर विद हर चिल्ड्रन। यानी कि मिसेज हार्डिंग को जब ये पता चला कि जो मैरी है वो उनके बच्चों को जानती है तो वो बहुत खुश हुई। देखिए हमने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में पढ़ा था कि जब मैरी ने उनको कहा था कि मैं तो आपके बच्चों को जानती हूँ, मैंने उनको देखा भी है, तो मिसेज हार्डिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बल्कि वो तो ये कह रही थी मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं। तो ये सही स्टेटमेंट क्या है वो यहाँ लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन। मिसेज हार्डिंग वॉज नॉट प्लीज। मिसेज हार्डिंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बिकॉज शी क्लेम्ड, क्योंकि उन्होंने कहा दैट शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि मेरे तो बच्चे ही नहीं है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस बात से जो कि मैरी ने कही थी कि मैं तो आपके बच्चों को जानती हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है जिसको करेक्ट करना है। मिसेज शो शेयर्ड दैट शी लाइक्ड मिसेज बेस्ट एज शी रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। यानी कि इस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है कि मिसेस शॉ ने ये कहा था कि वो मिसेस बेस्ट को इसलिए लाइक करती है क्योंकि मिसेस बेस्ट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ती हैं। तो इसकी रेक्टिफिकेशन देखिए, यानी कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मिसेस शॉ शेयर्ड दैट शी लाइक्ड मिसेस बेस्ट एज अ पर्सन। यानी कि मिसेस शॉ ने तो ये कहा था कि एक व्यक्ति के रूप में उनको मिसेस बेस्ट पसंद है, नॉट बिकॉज शी रीड न्यूज़पेपर। इसलिए नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, बस उनको वो वैसे पसंद थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है जिसको यहाँ पर हमने ठीक करके लिख दिया है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट पे, ये भी गलत है, इसको भी ठीक करना है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शॉ एग्री दैट वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट इज़ अनफैशनेबल। यानी कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस शॉ इस बात पे एग्री थे, इस बात पे सहमत थे कि ब्लू ड्रेस को रेड कोट के साथ पहनना अनफैशनेबल है। तो इसको सही करके लिखते हैं, रेक्टिफिकेशन ये होगा, मिसेस शॉ क्विकली स्टेटेड दैट शी लाइक्ड ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स
टू अवॉइड अफेंडिंग मिसेस हार्डिंग, यानी कि मिसेस हार्डिंग को बुरा ना लगे इसलिए मिसेस शो ने फटाफट से ये बात कही थी कि ब्लू ड्रेस को रेड कोट के साथ पहनना ये उन्हें भी पसंद है, वो भी इसको लाइक करती है। Who mentioned that she often wears a blue dress with a red coat, क्योंकि मिसेज हार्डिंग ने भी ये मेंशन किया था कि वो अक्सर ब्लू ड्रेस के साथ रेड कोट पहनती है। देखिए चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने पूरा ये जो सिचुएशन था इसको देखा था और पढ़ा था। हुआ ये था कि मैरी ने ये बात कही थी मिसेज हार्डिंग से, बल्कि इसे ऐसा कहना सही होगा कि मैरी ने दोनों गेस्ट के सामने ये बात कही थी कि जो मिसेस बेस्ट है जब वो बाहर जाती हैं तो वो ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहनती है। तो उसके बाद मिसेस हार्डिंग ने ये कहा था कि मैं भी ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहनती हूँ, तो यानी कि उन्हें इस बात का बुरा लगा था। तो तब मिसेस शो ने फटाफट से ये बात उनको कही थी कि उनको कहीं बुरा न लग जाए कि ब्लू ड्रेस और रेड कोट पहनना तो मैं भी पसंद करती हूँ। यही इसका मतलब है जो यहाँ पर हमने ये रेक्टिफिकेशन में लिखा है। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट, यानी कि मैरी ने जब विंडो से बाहर खिड़की से बाहर झांक कर देखा था और उसको एक डॉग दिखाई दिया था तो मैरी ने ये कहा था कि वो जो डॉग है वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इसकी रेक्टिफिकेशन यहाँ पर देखिए, मैरी शेयर्स, मैरी ने क्या कहा, दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड डर्टी, उसने कहा ये जो बाहर कुत्ता खड़ा है तो डर्टी है, गंदा है। एंड एक्सप्रेसेस हर डिसलाइक्स फॉर इट, और उसने जो उसकी जो फीलिंग थी कि वो उसको पसंद नहीं कर रही थी उस डॉग को, अपनी वो फीलिंग भी बता दी थी उसने। नॉट फाइंडिंग इट क्यूट, और उसने बता दिया था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेटर शी डिस्कवर्स दैट द डॉग बिलोंग्स टू मिसेज हार्डिंग, और बाद में उसको पता चला कि जिस कुत्ते को वो डर्टी कह रही थी, बुरा कह रही थी, वो जो डॉग था वो मिसेज हार्डिंग का ही डॉग था। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर हमें दो एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, दो पार्ट्स दिए गए हैं इसी स्टोरी से, इसी चैप्टर से। हमें उन एक्सट्रैक्ट्स को रीड करना है और उन एक्सट्रैक्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट यहाँ पर देखिए, ये कन्वर्सेशन है मैरी और उसकी मदर मिसेस शो की, जो कि हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो मैरी ने क्या कहा था, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप लोग क्या बातें करने वाले हैं। मिसेस शो, आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर तरह की बातें करेंगे, मैं नहीं जानती हम क्या बातें करने वाले हैं लेकिन हर तरह की बातें करेंगे। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योर सेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर, एक दिन तुम खुद इन सब के घरों में जाओगी और तुम्हें इन सब से बातें करनी होंगी। मैरी क्या कहती है, आई कैन टॉक नाउ, मैं तो अभी भी बातें कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो कितने समय से बातें कर रही हूँ। मिसेस शो क्या कहती है, येस दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती हो। बट डस एनी वन वॉन्ट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, लेकिन जो तुम बोलती हो क्या कोई सुनना भी चाहते हो उनको। तब मैरी ने क्या कहा, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, जब भी मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे से बातें कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आपके साथ ही रहूँगी। एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और जब वे गेस्ट आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी। तब मिसेस शो क्या कहती है, ओह आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम तो बाहर चली जाओ घूमने। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट, यही अच्छा रहेगा अगर तुम बाहर जा वॉक के लिए चले जाते हो तो यही बेटर रहेगा। तो ये सारी कन्वर्सेशन हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी, अब इसको एक बार रीड कर लिया फिर से। अब इसी कन्वर्सेशन से रिलेटेड ये जो इनकी बातचीत हुई है इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए जिनके आंसर हमें देने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट डज मिसेस शो इम्प्लाई व्हेन शी सेज वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर, यानी कि जब मिसेस शो ने मैरी से ये कहा कि एक दिन तुम्हें भी इन सब लोगों के घरों पे जाना होगा, इनसे बातें करनी होगी, तो यहाँ पर मिसेस शो क्या दिखाना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी। तो इसके लिए यहाँ पर हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। पहला ऑप्शन देखते हैं, शी बिलीव्स मैरी शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट होस्टिंग गेस्ट देन, यानी कि क्या वो ये चाहती थी कि जो मैरी है वो गेस्ट को मतलब किस तरीके से हैंडल करना है, उनको होस्ट करना स्टार्ट कर दें, ये सीखे कि जब गेस्ट आते हैं तो क्या किया जाए। तो ये वाला तो ऑप्शन सही नहीं है, B पार्ट देखते हैं। शी थिंक्स मैरी इज़ रेडी टू विजिट दीज हाउसेज इंडिपेंडेंटली, क्या उनको ये लगता है कि जो मैरी है वो इन सबके घरों में जाने के लिए वो इंडिपेंडेंटली जा सकती है, अकेले जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। C देखते हैं, शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स फॉर द फ्यूचर, क्या वो ये कहना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि आने वाले समय के लिए मैरी को अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करना है फ्यूचर के लिए। तो ये वाली
ये वाला रीज़न बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने ये कहा ना कि एक दिन तुम्हें भी इन सब के घर जाना है, इनसे बातें करनी है, तो वो यही बताना चाह रही थी कि फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए मैरी को भी अपनी सोशल स्किल्स डेवलप करनी है। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं, डी पार्ट को भी। शी होप्स मैरी विल अवॉइड दिस सोशल इंटरेक्शंस एंटायरली, यानी कि क्या वो ये उम्मीद कर रही थी, ये आशा कर रही थी कि आने वाले समय में मैरी जो है वो सोशल इंटरेक्शंस को बिल्कुल ही अवॉइड कर देगी, वो लोगों से घुले मिलेगी नहीं। इसलिए वो कह रही थी कि तुम्हें भी आने वाले समय में लोगों के घर जाना पड़ेगा। नहीं, ये भी रीज़न सही नहीं है। सही ऑप्शन ऑप्शन सी है कि वो मैरी को ये बताना चाह रही थी कि आने वाले समय में तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करना है, इसलिए लोगों के घर कैसे जाना है, कैसे बातें करनी है, तुम्हें सीखना होगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट करना है और यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए, उनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। मिसिस शो एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू डैश। अब मिसिस शो और मैरी डिस्कस कर रहे हैं किस बारे में? पहला, हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन। दूसरा ऑप्शन, गेट टू नो पीपल बेटर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? सही ऑप्शन है ये वाला, हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। मिसिस शो एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन, यानी उनकी जो बातचीत थी वो इस बारे में थी कि पोलाइटली तरीके से कैसे बात की जाए। अब उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड मैरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग विद हर मदर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। यानी कि मैरी ऐसा क्यों चाहती थी कि जब गेस्ट आए तो वो भी अपनी माँ के साथ ही रहे, वो इस बात पे जोर क्यों दे रही थी? तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, मैरी वॉन्टेड टू प्रूव हर एबिलिटी टू एंगेज इन कन्वर्सेशन। यानी कि मैरी ये चाहती थी कि वो अपनी इस एबिलिटी को प्रूव करे कि वो भी बातचीत में शामिल हो सकती है, वो भी जानती है कि बातचीत कैसे की जाए, कन्वर्सेशन कैसे की जाए, वो इस बात को प्रूव करना चाहती थी। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट शी कुड टॉक अप्रोप्रिएटली विद व्हेन रिक्वायर्ड। और वो इस बात का एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी। डेमोन्स्ट्रेट मतलब वो इस बात को करके दिखाना चाहती थी, प्रकट करना चाहती थी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अच्छे से बात कर सकती है। यही वजह थी कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी कि जब गेस्ट आएंगे तो मैं आपके साथ रहूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स टू द कैरेक्टर्स इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स यानी कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी कैरेक्टर ट्रेट मैरी के साथ मैच करती है और कौन सी मिसेस शो के साथ। तो ए ऑप्शन क्या है? ईगर। ईगर मतलब उत्सुक, ठीक है। और बी है इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। और सी है कोशियस, यानी जो सावधानी पूर्वक रहता है, हर चीज़ को सावधानी पूर्वक सोचता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है मैरी के साथ हमने लिखा है ईगर। मैरी ईगर थी यानी कि उत्सुक थी, और उसके अलावा वो इनएक्सपीरियंस थी, उसको अनुभव नहीं था बात करने का, इनएक्सपीरियंस थी, ठीक है। तो ये दो क्वालिटीज़ हमने मैरी के साथ लिखी है। और मिसेस शो के साथ हमने लिखा है कोशियस। कोशियस मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वो हर चीज़ को बड़ा सावधानी पूर्वक सोच रही थी, क्या क्या हो सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब मैरी को समझा रही थी, तो वो काफ़ी कोशियस थी। अब हम आते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट पे। यहाँ सेकंड एक्सट्रैक्ट देखिए, मैरी ने क्या कहा, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, कि मैंने मिसेस कॉटर को आज दोपहर को देखा था। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उन्हें गली में मिली थी। उसके बाद उसने क्या कहा मैरी ने, नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन। यानी मैरी ये कह रही थी कि मिसेस कॉटर को सुबह के समय कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि सुबह के समय मिसेस कॉटर बेड पर ही होती हैं। एंड शी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वो हमेशा डॉक्टर को ही बुलाती रहती है चेकअप के लिए। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, मुझे तो ये महिला समझ नहीं आती जो रोज़ सुबह बेड में ही होती है। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, वो हमेशा डॉक्टर को क्यों बुलाती रहती हैं। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं तो अपने जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। तब मिसेज हार्डिंग ने क्या कहा था, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं तो खुद सुबह के समय बेड पर होती हूँ। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। अब यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया और इसको हमें कंप्लीट करना है। मैरी कुड सपोर्ट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज, यानी कि मैरी को मिसेस कॉटर गली में मिली क्योंकि। अब क्योंकि के आगे हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर ये जो जगह है ब्लैंक स्पेस, इसमें आप लिखेंगे शी ऑफन गोज आउट ड्यूरिंग द डे, यानी कि मैरी को मिसेस कॉटर गली में इसलिए मिली क्योंकि जैसा कि बताया गया कि मैरी कहती है कि मिसेस कॉटर दिन के समय तो बेड पर ही होती है, यानी कि दिन के समय, बाद में कभी दोपहर के समय के आसपास वो बाहर निकलती है, इसीलिए वो दोपहर के समय मैरी को गली में मिली, वही इसका रीज़न है। इसको एक बारे में पूरा पढ़ते हैं। मैरी
कुड सपोर्ट मिसिस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज मैरी को मिसिस कॉटर गली में मिली बिकॉज शी ऑफन गोज आउट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वो दिन के दौरान बाहर निकलती है, इसीलिए वो आफ्टरनून के समय पर मैरी को गली में मिली। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मैरीज कमेंट अबाउट मिसिस कॉटर स्टेइंग इन बेड एंड कॉलिंग द डॉक्टर सजेस्ट अबाउट हर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि मैरी ने जो ये कमेंट किया था, ये जो बात कही थी मिसिस कॉटर के बारे में कि वो तो सुबह के समय कि वो तो बेड पर ही रहती हैं और डॉक्टर को बुलाती रहती हैं, ये क्या बताता है कि मैरी की क्या अंडरस्टैंडिंग थी मिसिस कॉटर के बारे में, वो क्या समझती थी उनके बारे में। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बातें वो जो कह रही थी कि वह तो सुबह के समय बेड पे रहती हैं, डॉक्टर को बुलाती है, हम मैरी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या समझ सकते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है। ए ऑप्शन देखिए, शी इज़ वरीड अबाउट वाई मिसिस कॉटर स्टे इन बेड ऑल मॉर्निंग, यानी कि उसको ये चिंता थी कि सुबह के समय मिसिस कॉटर बेड पे क्यों रहती है, तो ये तो सही नहीं है। बी देखते हैं, शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पाई थी, उसको इस बात की समझ नहीं थी कि लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, अगर कोई बीमार है, किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि सुबह के समय वो एकदम से उठ ना पाता हो, बेड पे ही रहता हो और दोपहर के समय ही वो बाहर निकलता हो, तो वो इस बात को नहीं समझ पाती थी कि नहीं समझ पाई थी कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ती है। ठीक है, अब ये ऑप्शन ही सही लग रहा है, बी ऑप्शन। सी और डी को पढ़ लेते हैं। शी थिंक्स मिसिस कॉटर इज स्केयर्ड एंड लोनली फॉर स्टेइंग इन बेड, यानी उसे ये लगता था कि मिसिस कॉटर डरी हुई थी, अकेली थी, इसलिए वो बेड में रहती थी, ये भी सही नहीं है। डी, शी बिलीव्स मिसिस कॉटर इज़ राइट टू रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, यानी उसको ये लगता था कि मिसिस कॉटर जो ये कर रही है कि घर में ही रहती है, डॉक्टर को बुलाती है, अपनी केयर करवाती है, यानी कि वो अपनी देखभाल करने के लिए ये काम कर रही थी कि वो सुबह के समय बेड पे लेटी रहती हैं और डॉक्टर को ही बुलाती है, तो ये भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी उसे इस बात की समझ ही नहीं थी कि किसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन कैसी हो सकती है। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी से दैट मैरी इन्जॉयड गुड हेल्थ, हम ये कैसे बता सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मैरी की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, वी कैन से दैट मैरी इन्जॉयड गुड हेल्थ बिकॉज शी मैंशंस दैट शी हैज़ नेवर नीडेड टू विजिट अ डॉक्टर इन हर लाइफ, यानी कि हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि मैरी की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है क्योंकि मैरी ने ये मेंशन किया था, उसने ये बताया था कि उसे अपने जीवन में कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे हमें पता चलता है कि मैरी की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। अब ज़रा फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। मैरी माइट हैव अनइंटेंशनली ऑफेंडेड मिसेज हार्डिंग, यानी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैरी ने अनजाने में मिसेज हार्डिंग को नाराज़ कर दिया होगा। ऑफेंडेड मतलब जब आपको यह कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, सामने वाला नाराज़ हो जाता है, तो हमें ये स्टेटमेंट में ये कहा गया कि मैरी ने शायद अनइंटेंशनली, अनजाने में, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में मिसेज हार्डिंग को कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि उनको बुरा लग गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया था, उसे तो पता ही नहीं था बातें कैसे करनी है, तो उसने ये अनइंटेंशनली किया था, जानबूझ के नहीं किया था। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट डज मैरीज कमेंट अबाउट मिस्टर बेस्ट्स रूटीन एंड प्रोफेशन रिवील अबाउट हर व्यू पॉइंट ऑन बैंकर्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ, यानी कि मैरी ने मिस्टर बेस्ट की रूटीन पे और उनके प्रोफेशन पे जिस तरीके से कमेंट किया था, यानी कि मैरी ने जिस तरीके से मिस्टर बेस्ट की रूटीन के बारे में बताया था, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया था, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैरी का व्यू पॉइंट क्या है, मैरी किस तरीके से देखती है बैंकर्स को और उनके जीवन जीने के तरीके को। मैरी का व्यू पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो क्या सोचती है कि बैंकर्स कैसे होते हैं और बैंकर्स की लाइफ कैसी होती है, मैरी के इस बारे में क्या सोच है, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा, मैरीज कमेंट शोज दैट शी फाइंड्स द रूटीन ऑफ बैंकर्स डल, यानी कि मैरी का जो कमेंट है उससे हमें ये पता चलता है कि मैरी ये सोचती है कि बैंकर्स का जो रूटीन होता है ना वो डल होता है, यानी कि बोरिंग सा होता है, एंड लाइफलेस, और उसमें कोई मतलब एक होता है ना खुल के जीना, मस्ती में जीना, वो लाइफलेस उनका एक रूटीन होता है कि अपना उठे और ये काम किया और बस इतना ही है।
और उसने क्या कहा ये भी देखिए, शी क्रिटिसाइजेज देयर डेली ट्रेन ट्रेवल्स एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर्स। और मैरी ने तो आलोचना की बैंकर्स की कि वो डेली अपनी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उनके अंदर क्रिएटिविटी की भी कमी होती है और वो बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, इम्प्लाइंग दैट बैंकर्स आर अनथिंकेबल एंड ओवरली फोकस्ड ऑन वर्क। और ये जो इसके विचार है ना कि ये तो डेली ट्रेन ट्रैवल करते हैं, क्रिएटिविटी नहीं होती, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है कि जो बैंकर्स होते हैं वो अनथिंकेबल होते हैं, वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं और अपने काम पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट मैरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन हर इंटरेक्शंस विद द गेस्ट। देखिए मैरी की मदर ने उसको समझाया था कि गेस्ट आएंगे, पोलाइटली उनसे बातचीत करनी है। अब हमें यह बताना है कि जब गेस्ट आए और मैरी ने उनसे ये इंटरेक्शन किया, उनके साथ बातचीत की, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैरी की जो अंडरस्टैंडिंग थी पोलाइट कन्वर्सेशन की, मैरी कैसे समझती थी इसको, कि मैरी के लिए इसका क्या मतलब था कि मुझे पोलाइटली कन्वर्सेशन करनी है, पोलाइटली बातचीत करनी है। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा, मैरीज इंटरेक्शंस शो दैट शी डज नॉट अंडरस्टैंड पोलाइट कन्वर्सेशन वेल। यानी जिस तरीके से मैरी ने इंटरेक्शन किया, बातचीत की गेस्ट से, जिस तरीके से उनके साथ वो बोलती जा रही थी, तो इससे में क्या पता चलता है? इससे में ये पता चलता है कि उसको पोलाइट कन्वर्सेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसे ये समझ में ही नहीं आया था कि पोलाइट कन्वर्सेशन, पोलाइटली बातचीत करने का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं, शी ऑफन मेक्स इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स दैट एम्बैरसेस द गेस्ट्स। और कई बार तो वो इस तरीके के रिमार्क्स दे देती है, इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, यानी कि कुछ ऐसी बातें वो बोल जाती है जिससे कि जो गेस्ट हैं वो कि एम्बेरस हो जाते हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। डिस्पाइट हर मदर्स एडवाइस टू से काइंड एंड प्लीजिंग थिंग्स। इसके बावजूद कि उसकी मदर ने उसको ये एडवाइस दी थी, ये सलाह दी थी कि तुम्हें गेस्ट के साथ काइंड रहना है और ऐसी बातें कहनी हैं जो कि उनको खुशी दे, लेकिन इसके बाद भी उसने गलत तरीके से बातें की, इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स की। हालांकि उसने इंटेंशनली ये नहीं किया था, उसको पता ही नहीं था कि पोलाइटली बात कैसे की जाती है। तो हमें यही यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो इंटरेक्शन हुआ मैरी का गेस्ट के साथ, इससे हमें यही समझ आया कि मैरी को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि पोलाइट कन्वर्सेशन, पोलाइटली बातचीत कैसे की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक द रिपीटेड स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक्स indicates about the atmosphere in the room when Mary speaks। यानी कि अब हमें ये बताना है कि जैसा कि इस प्ले में हमने देखा कि कई बार रिपीट हुआ नो वन स्पीक्स, ये क्या दिखाता है कि जब भी मैरी बोलती है तो उस समय रूम में, उस कमरे में क्या एटमॉस्फेयर होता है। हमें इससे क्या पता चलता है कि जब भी मैरी बोलती है तब उसके बाद ये लिखा हुआ आता है नो वन स्पीक्स, तो इससे हमें उस रूम में क्या एटमॉस्फेयर है इसके बारे में बताना है। तो इसके आंसर में देखिए, द स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक्स इंडिकेट्स ऑकवर्ड साइलेंस एंड डिसकम्फर्ट इन द रूम। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि एक कमरे में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस, एक अजीब सा साइलेंस है, यानी कि कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। एंड डिसकम्फर्ट इन द रूम, और कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता उस रूम में, क्योंकि मैरी जब भी कुछ बोलती है तो गेस्ट के लिए कुछ ऐसी बात वो बोल जाती है जिससे कि गेस्ट को ही बुरा लग जाता है, तो एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। इट सजेस्ट दैट मैरीज कमेंट्स मेक द गेस्ट अनईजी एंड अनश्योर ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मैरी जो भी कमेंट करती है, मैरी जो भी बात करती है, उससे जो गेस्ट है वो अनईजी हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज मैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट्स चेंज थ्रू आउट द प्ले। यानी कि प्ले के दौरान मैरी का जो एटीट्यूड है, मैरी का जो व्यवहार है गेस्ट के प्रति, मेहमानों के प्रति, वो बार बार बदलता क्यों रहता है, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है, एट फर्स्ट मैरी इज़ ईगर टू टॉक एंड इम्प्रेस द गेस्ट। यानी कि शुरुआत में तो मैरी बहुत उत्सुक होती है बातें करने के लिए और गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। हाउएवर एज द प्ले प्रोग्रेस, हालांकि जब प्ले आगे बढ़ता है, हर ब्लंडर्स मेक हर मोर एम्बेरेस्ड एंड हेजिटेंट स्पेशली व्हेन हर रिमार्क्स ऑफेंडेड द गेस्ट्स। तो इसका ये मतलब हो कि जैसे प्ले आगे बढ़ता है तो उसके बाद जो वो गलतियाँ करती है, जो वो ब्लंडर करती है, यहाँ से इसको दोबारा पढ़ते हैं, हर ब्लंडर्स, यानी कि जैसे प्ले आगे बढ़ता है, हर ब्लंडर्स मेक हर मोर एम्बेरेस्ड, तो उसकी जो गलतियाँ होती है उनकी वजह से वो खुद भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है।
एंड हेजिटेंट, और फिर उसमें एक हिचकिचाहट आ जाती है, ठीक है। स्पेशली व्हेन हर रिमार्क्स ऑफेंडेड द गेस्ट, खास तौर पे तब जब उसे एहसास होता है कि मैंने जो भी बात बोली है इससे गेस्ट को बुरा लगा है, तो इससे उसको खुद को भी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो थोड़ा सा हिचकती है बोलने में। तो ये सब हमने रीज़न बताया कि कैसे इस प्ले के दौरान जो मैरी का एटीट्यूड था गेस्ट के प्रति वो बार बार बदलता क्यों रहता है। कि शुरुआत में तो बहुत ही एक्साइटेड थी कि मुझे बातें करनी है, उनको इम्प्रेस करनी है, लेकिन जैसे जैसे वो कुछ बोलती है गेस्ट को बुरा लगता है तो उसको खुद को भी लगता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और फिर वो थोड़ा हिचकते हुए बोलती है बाद में। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू मिसेस हार्डिंग्स एंड मिसेस रीज रिस्पॉन्स टू मैरीज ब्लंडर्स ड्यूरिंग देयर विजिट रिवील अबाउट देयर कैरेक्टर्स, यानी कि जब भी मैरी कोई ऐसी बात करती है, मैरी कुछ ब्लंडर करती है, कुछ ऐसा बोलती है जो कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस री को अच्छा नहीं लगता, तो उसके रिस्पॉन्स में फिर मतलब उसके बाद फिर मिसेस हार्डिंग और मिसेस री जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, इससे हमें उन दोनों के, मिसेस हार्डिंग और मिसेस री के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस री रिस्पॉन्ड टू मैरी विद रिस्ट्रेंट एंड पोलाइटनेस इवन व्हेन शी मेक्स इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, यानी कि हालांकि जो मैरी है उसके जो रिमार्क्स थे, वो जो बातें कहती है वो इनअप्रोप्रिएट होती है, गलत होती है, सही नहीं बोल रही होती वो, लेकिन उसके बावजूद मिसेस हार्डिंग और मिसेस री का जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्ट्रेंट यानी संयम से भरा होता है, काफ़ी पेशेंस के साथ वो रिस्पॉन्ड करती हैं एंड पोलाइटनेस के साथ रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अभी तक हमने क्या देखा कि मैरी जो भी इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स करती है, जो गलत तरीके से चीज़ें बोलती है, गलत बात बोलती है, जिससे कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस री को दुख तो लगता है, गुस्सा मतलब थोड़ा गलत तो लगता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी रिस्ट्रेंट यानी कि संयम के साथ और पोलाइटनेस के साथ रिस्पॉन्ड करती हैं। दिस रिवील्स देयर पेशेंस एंड एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इससे हमें पता चलता है कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस रे में काफ़ी पेशेंस है और वो अपने संयम को बनाए रखती हैं, अपने आप को मतलब कंपोज रखती है, स्थिर रखती है, शांत रखती है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन, यानी कि ये जो प्ले है ये हमें किस तरीके से इस बात की इम्पोर्टेंस बताता है कि हमें किस तरीके से पोलाइट कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंचाए, हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करना चाहिए, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ये प्ले हमें कैसे बताता है। तो यहाँ पर इसके आंसर में देखिए क्या लिखा है। द प्ले हाईलाइट्स दैट knowing how to engage in polite conversation is important to make a good impression and build relationships, यानी कि ये जो प्ले है ये हमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताता है कि जब आप पोलाइट कन्वर्सेशन में हमें किस तरीके से एंगेज होना चाहिए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जब हम पोलाइट कन्वर्सेशन करते हैं हम ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों को दुख ना पहुँचे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है अच्छे इंप्रेशन के लिए, और इससे हमारे रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं, हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं। Mary's mistakes show how tactless words can create awkwardness and distance between people. और मैरी की जो मिस्टेक्स है, मैरी की जो गलतियाँ ये दिखाती है कि जो टैक्टलेस वर्ड्स होते हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, इसकी वजह से एक ऑकवर्डनेस आ सकती है वहाँ सिचुएशन में। ऑकवर्डनेस मतलब अजीब सी सिचुएशन जिसमें कि सामने वाले को बुरा लग गया, अब वो क्या कहे, वो एकदम से कुछ बोल भी नहीं पा रहा, और इससे लोगों के बीच में डिस्टेंस भी पैदा हो सकता है, दूरियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो इस तरह से ये जो प्ले है ये हमें लोगों से पोलाइट कन्वर्सेशन किस तरीके से की जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में ये प्ले हमें बताता है। अब हम देखेंगे लेट अस लर्न। तो यहाँ पर ये दिया गया है लेट अस लर्न। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर हमें टेक्स्ट में से यानी इस चैप्टर में से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमरस, हिलेरियसली, कमिंग एंड ब्यूटीफुल। अब आगे देखिए इन्हीं वर्ड्स के बारे में क्या बताया गया है। The given words are made by adding word endings like OUS, LY, ING and FUL to the root words humor, hilarious, come and beauty। अब ध्यान से देखिए ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ह्यूमर, हिलेरियस, कम एंड ब्यूटी, इनको कहा गया है रूट वर्ड्स, ठीक है। और इनमें क्या ऐड किया गया, जैसे ह्यूमरस तो OUS ऐड हुआ, ठीक है। इसके अलावा हिलेरियसली इसमें LY ऐड हुआ, ठीक है। फिर कमिंग ING ऐड हुआ, और उसके बाद ब्यूटी जिसमें कि फुल ऐड हुआ तो वो बन गया ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को।
सच वर्ड एंडिंग्स आर कॉल्ड सफिक्स। अब ये जो एंड में जोड़े जा रहे हैं ना वर्ड, ये OUS LY ING फुल FUL, इनको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। और जिनमें ये जोड़े जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रूट वर्ड्स कहते हैं। तो रूट वर्ड्स कौन से हुए, एक बार फिर से देख लेते हैं। रूट वर्ड्स हुए आपके ह्यूमर, हिलेरियस, कम एंड ब्यूटी। और सफिक्स क्या हुए? सफिक्स आपके हुए जो कि जोड़े गए हैं एंड में, OUS LY ING और FUL। जैसे कि यहाँ देखिए ह्यूमर, ये आपका रूट वर्ड है, इसमें क्या जोड़ा गया? OUS। तो क्या बन गया? इन दोनों के मिलने से बना ह्यूमरस। फिर हिलेरियस आपका रूट वर्ड है, LY उसमें सफिक्स से ऐड किया गया, क्या बन गया? हिलेरियसली। फिर कम आपका रूट वर्ड है, उसमें सफिक्स ING ऐड किया तो बन गया कमिंग। फिर ब्यूटी आपका रूट वर्ड है, उसमें सफिक्स FUL ऐड किया तो आपको मिला ब्यूटीफुल। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर रूट वर्ड के एंड में ई या वाई होता है तो जब इनको आप जोड़ देते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं तो स्पेलिंग बदल जाते हैं। जैसे कम और ING को जोड़ा तो कमिंग, अब कमिंग के स्पेलिंग क्या बने? COMING, वो ई हट गया। ऐसे ब्यूटी के एंड में वाई था लेकिन ब्यूटीफुल जब लिखा तो BEAUTIFUL हो गया, स्पेलिंग बदल गए ना। वही चीज़ यहाँ लिखी है, द स्पेलिंग वेरिएंट व्हेन द वर्ड एंड्स इन ई एज इन कम एंड वाई एज इन ब्यूटी। यानी किसी रूट वर्ड के आगे अगर एंड में ई या वाई है तो जब आप उसको सफिक्स के साथ जोड़ देते हैं तो जो नया वर्ड बनता है उसमें स्पेलिंग बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड्स एंड सफिक्स। अब यहाँ पर हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि चैप्टर में से दिए गए हैं, हमें इनको डिवाइड करना है रूट वर्ड्स में और सफिक्स में, जैसे कि यहाँ पर हमें ये करके दिखाया गया है। ठीक है, चेक योर आंसर विद द टीचर, और अपने आंसर को टीचर के साथ भी शेयर करना है। तो वर्ड्स क्या हैं देखिए एक बार यहाँ पर, ग्रेडरी, बैंकर, गाइडेंस, क्वाइटरी, वॉकिंग, और हमें इनको डिवाइड करना है रूट वर्ड्स में और सफिक्सेस में। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ग्रेडरी, तो यहाँ पर हमने लिखा ग्रेडरी। अब इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेड प्लस LY, तो ये आपका रूट वर्ड हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया। नेक्स्ट है बैंकर, तो यहाँ लिखा बैंकर, बैंक प्लस ER, ये रूट वर्ड हो गया, ये सफिक्स हो गया। फिर है गाइडेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गाइडेंस, तो गाइड प्लस ANCE, ठीक है, तो ये आपका रूट वर्ड हो गया, ये सफिक्स हो गया। फिर है क्वाइटरी, ये यहाँ पर क्वाइटरी था तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्वाइट प्लस LY। और लास्ट क्या है? वॉकिंग, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वॉकिंग को कैसे लिखेंगे? वॉक प्लस ING, वॉक आपका रूट वर्ड हो गया और ING आपका सफिक्स हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमें वर्ड्स दिए गए थे, इन सभी वर्ड्स को हमने डिवाइड करके रूट वर्ड्स और सफिक्स में डिवाइड करके दिखा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सफिक्स से ही रिलेटेड है, देखिए कैसे। स्टडी द वर्ड्स इन कॉलम 1, कॉलम 1 में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़िए, जैसे कि यहाँ बायोलॉजी दिया गया है। मैच द सफिक्सेस इन कॉलम 2 विद देयर मीनिंग्स और पर्पस इन कॉलम 3। अब यहाँ पर जो ये इसका बायोलॉजी में जो ये सफिक्स था लॉजी, ये यहाँ कॉलम 2 में दिया गया है, और यहाँ पर कॉलम 3 में हमें इन सफिक्सेस के मीनिंग दिए गए हैं। जैसे यहाँ लॉजी है तो इसका सही मीनिंग कौन सा होगा, वो यहाँ मैच कर रहा है इसके साथ, अ स्टडी ऑफ। लॉजी मतलब किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, ठीक है, एक तो इतना हो गया। राइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर ईच इन कॉलम 4। अब जैसे लॉजी का यूज़ करके, लॉजी एक सफिक्स है, इसका यूज़ करके ऐसे बायोलॉजी है, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल बताइए। तो वो यहाँ दिया गया कॉलम 4 में सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर 4th कॉलम में हमें ये एग्जाम्पल भी देने हैं। शेयर योर आंसर्स विद द टीचर, और अपने आंसर को टीचर के साथ शेयर भी करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है टॉलरेंस, तो इसमें सफिक्स क्या हुआ? ANCE। अब ये जो ANCE है इसके साथ अब हमें यहाँ पर मैच करना है कि इसका सही मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो मैचिंग होगी ना वो होगी ये नाउन यानी कि F पार्ट की, यानी चेंज टू अ नाउन। जब जैसे टॉलरेंस, तो इसमें एंस लगा हुआ है ना, तो ये इसको चेंज कर देता है नाउन में। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक और लिखा है गाइडेंस, जैसे ये टॉलरेंस था यहाँ हमने लिखा गाइडेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉप, इसमें जो आपका जो सफिक्स आया वो है ED। अब ED का जो मतलब है वो यहाँ पर आपका निकलेगा E पार्ट में। E इसका मतलब क्या हुआ? चेंज टू पास्ट टेंस। जब आप ED लगा देते हैं एंड में तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पर वॉक, क्या लिखूँ? वॉक। अब इसी वॉक में अगर मैं ED लगा दूँ तो अब ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, वॉकड। और वही तो यहाँ पर लिखा है चेंज टू पास्ट टेंस। अब इससे अगला क्या है वर्ड?
बैकवर्ड, अब यहाँ पर जो सफिक्स है वो है वर्ड, WARD, तो इसका सही मीनिंग आता है आपका जी में। इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर, और इसका अगर दूसरा कोई एग्जांपल लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड, आगे की ओर। तो यहाँ डायरेक्शन पता चल रही है ना, इसलिए हमने लिखा इन अ सर्टेन डायरेक्शन। इसके बाद है करजियस, क्रेजियस मतलब होता है फुल ऑफ करेज, बहादुरी से भरा हुआ। तो यहाँ पर सफिक्स क्या है, OUS। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो ये H पार्ट निकलेगा। जब आप OUS लगाते हैं ना एंड में, चेंज टू एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव में चेंज कर देता है। जैसे करेज के आगे लगा OUS, करेजियस, ठीक है। तो कैसा करेज, फुल ऑफ करेज, ठीक है। तो OUS क्या करता है, चेंज टू एडजेक्टिव। अब जैसे करेजियस है, इसका कोई और एग्जांपल हम दे सकते हैं, JOYOUS, जॉयस, यानी कि जैसे ये था करेजियस, करेज से भरा हुआ, फुल ऑफ करेज, वैसे यहाँ आ जाएगा खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, या फुल ऑफ जॉय। अब इसके बाद है क्वाइटली, इसमें सफिक्स क्या है, LY। इसका जो सही मीनिंग निकलेगा वो होगा, वो यहाँ ए पार्ट के साथ हम इसको जोड़ते हैं, ये होगा ये चेंज टू एडवर्ब। क्वाइटली, क्वाइट ली, यानी कि ये कुछ चेंज कर रहा है वर्ब में, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, यानी एडवर्ब का काम करेगा। ऐसे इसका एक और अगर यहाँ पर हम लिखना चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्लैडली। तो जब ये LY आप लगाते हैं ना सफिक्स के रूप में, तो ये एडवर्ब का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका अगला टफेस्ट, इसमें EST जुड़ा, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ये D ऑप्शन, चेंज टू सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव में चेंज कर देता है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे ही टफेस्ट यानी सबसे ज़्यादा टफेस्ट। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन आ जाता है जब आप EST लगाते हैं तो। और उसके बाद है टोमेटोज़, यहाँ पर ES लगा, इसके लिए सही होगा ये ऑप्शन B, ये ऊपर की तरफ आएंगे और ये ऑप्शन B पर आ जाएंगे, यानी कि चेंज टू प्लूरल, टोमेटो के आगे ES लगा, टोमेटोज़ बन गया। ऐसे ही आप पोटैटोज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया है पोटैटोज़। अब सफिक्सेस से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस। अब यहाँ पर हमें ये ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है और जो भी ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ सफिक्स ऐड करना है, सही सफिक्स ऐड करना है और फिर इन वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है और ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो यहाँ पर हमने ये ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर दिया। अब इसको पूरा समझते हैं। टू कम्युनिकेट, और उसके बाद लिखा था इफेक्टिव, तो इसके लिए हमने लिखा इफेक्टिवली, इसके आगे क्या सफिक्स ऐड हो गया यहाँ पर, LY, यानी कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए चूज़ योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स, अपने वर्ड्स और टॉपिक्स को चूज़ कीजिए। कैसे, यहाँ वाइज है तो इसके साथ LY लगाया तो ये बन गया वाइजली, यानी कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए अपने वर्ड्स और अपने टॉपिक्स को समझदारी से वाइजली चूज़ कीजिए। उसके बाद अवॉइड डिस्कस, तो अवॉइड डिस्कसिंग, तो यहाँ पर आपने ING लगाया सफिक्स, अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस मत कीजिए जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, और दैट कुड अपसेट समवन, और जो किसी को अपसेट कर दे, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस मत कीजिए। तो डिस्कस के आगे ING सफिक्स लगाया, बन गया डिस्कसिंग। रिमेंबर टू बी, रिस्पेक्ट लिखा है ना, तो रिस्पेक्टफुल, यानी कि आपको याद रखना है कि आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। टुवार्ड्स अदर, दूसरों की तरफ, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, एंड एक्सप्रेस, यानी कि आप, इसका अभी तक का ये मतलब है कि आपको रिस्पेक्टफुल रहना है दूसरों की तरफ, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, जिसमें आप भी शामिल है। एंड एक्सप्रेस योर अप्रिसिएट लिखा है ना, तो इसमें ION आ जाएगा, अप्रिसिएशन, यानी कि आपको अपनी अप्रिसिएशन भी एक्सप्रेस करनी है, शो करनी है। अप्रिसिएशन मतलब किसी की तारीफ़ करना, किसी को अप्रिशिएट करना, ठीक है। यानी कि हमें ये याद रखना है कि हमें दूसरों के प्रति और ख़ुद के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना है, और हमें अपनी और अप्रिसिएशन को भी एक्सप्रेस करना है। फाइनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्स लिखा है ना, तो यहाँ जगह रिस्पॉन्सिव बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट, यानी कि फाइनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव, यानी कि हमेशा रिस्पॉन्सिव रहिए। बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट, यानी जब कोई बातचीत चल रही है तो आप उसमें सही तरीके से बातचीत करने के लिए रिस्पॉन्सिव रहिए कि अच्छा ये बात सामने वाले ने कही है तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, या मैं कोई ऐसी बात कहूँगा जो कि इस बातचीत के हिसाब से, जो कन्वर्सेशन चल रही है उसके हिसाब से वो ठीक लगेगी। तो उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए हमने क्या बनाकर लिखा, IVE इसमें जोड़ा, तो ये बन गया रिस्पॉन्सिव। ये जो लास्ट वाला है ना, ये फाइनली से स्टार्टिंग है। अगर यहाँ कोई भी डाउट है तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। फाइनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट, यानी जब भी कोई आपसे कुछ कहता है
तो उसके बाद आप जो रिप्लाई करते हैं उसमें आपको रिस्पॉन्सिव रहना है, यानी कि समझ के ही आपने जवाब देना है, विचार करके जवाब देना है। अब इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इस टेक्स्ट यानी कि स्टोरी में से दिए गए हैं, और यहाँ जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनको हमें पढ़ने को कहा गया, ये इन पर कह सकते हैं ध्यान देने को कहा गया। पहला सेंटेंस देखिए, बट डस एनी वन वॉन्ट टू हेयर द थिंग्स दैट यू से। ये मदर ने कहा था अपनी बेटी मैरी से कहा था कि जो तुम कहती हो वो कोई सुनता भी है, तो यहाँ पर कहती हो के लिए से वर्ड यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद आई कांट टेल यू एवरीथिंग, जो कि मदर ने यानी कि मिसेस शो ने कहा था अपनी बेटी से, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। तो यहाँ ये से है कहना, और ये टेल हो गया बताना। अब देखिए आगे क्या कहा गया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन दिए गए, येस और नो। इज देयर अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ से एंड टेल, क्या से और टेल में इनके मीनिंग में क्या कोई डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर है यस, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है वो यहाँ देखिए, से फोकसेस ऑन द मैसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर। जब हम से कहते हैं तो से में जो फोकस होता है ना वो मैसेज पे होता है, इसमें जो फोकस है वो, इसमें जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उसकी हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी इसमें जो मेन जो फोकस होगा वो मैसेज पे होगा, सुनने वाला है नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब टेल की बात करते हैं, टेल फोकस ऑन हु रिसीव्स द मैसेज। टेल में फोकस इस बात पे होता है कि मैसेज कौन रिसीव कर रहा है, किसको आप मैसेज दे रहे हो, एंड ऑलवेज नीड्स अ लिसनर। और जब हम टेल कहते हैं तो उसमें लिसनर की हमेशा ज़रूरत होती है, जबकि से जब कहते हैं तो इसमें हमेशा लिसनर की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द सेट्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए, फैच, ब्रिंग, सी, लुक, लिव, इन सब के मतलब भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब इनके मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना यहाँ पर, इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें ये आगे जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं इनको फिल करना है। तो पहले तो इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और ऊपर कुछ और भी कहा गया, मेक चेंजेस इन द वर्ब फॉर्म्स टेंस इफ नेसेसरी। और अगर कहीं आपको लगे टेंस को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, चेंज इन वर्ब करने की ज़रूरत है वर्ब फॉर्म्स में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स के मीनिंग पहले समझना ज़रूरी है, फिर हम ब्लैंक स्पेसेस को फिल करेंगे इन वर्ड्स का यूज़ करके। सबसे पहले फैच। फैच का मतलब गो समवेयर टू गेट समथिंग एंड ब्रिंग इट बैक, यानी कहीं जाकर किसी चीज़ को लेना और उससे लेकर वापस आ जाना, इसको कहते हैं फैच। फिर जो होता है ब्रिंग। ब्रिंग क्या होता है, टेक समथिंग विद यू टू द प्लेस यू आर गोइंग, यानी आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ आप किसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं ब्रिंग। उसके बाद नेक्स्ट है सी। सी क्या होता है, समथिंग दैट वी व्यू, कोई चीज़ जिसे हम देखते हैं, वेदर और नॉट वी पे अटेंशन। अब चाहे आप अटेंशन देकर देख रहे हैं या ऐसे कैजुअली देख रहे हैं तो इसको आप कहेंगे सी। लुक का मतलब क्या होता है, फोकस योर आइज इन अ सर्टेन डायरेक्शन बाय पेइंग अटेंशन। जब आप किसी सर्टेन डायरेक्शन में अटेंशन के साथ देख रहे होते हैं तो इसको लुक कहते हैं। अब आता है लिव, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं उसको आप कहते हैं लिव। स्टे का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी प्रेजेंस इन अ लोकेशन एज अ गेस्ट और विजिटर। जब आप कहीं गेस्ट के रूप में जाते हैं, विजिटर के रूप में जाते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पे रहते हैं तो इसको स्टे कहते हैं। फिर आता है स्टडी। स्टडी का क्या मतलब है, स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जब आप फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट के रूप में जब आप कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए टाइम स्पेंड करते हैं तो इसे स्टडी कहते हैं। जबकि लर्न का क्या मतलब होता है, गेन नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। स्टडी और एक्सपीरियंस के द्वारा जब आप नॉलेज गेन करते हैं तो इसको लर्न कहते हैं। फिर है स्पीक। स्पीक क्या है, स्पीक का मतलब एक्सप्रेस थॉट्स और आइडियाज़ अलाउड। जब आप अलाउड यानी कि ज़ोर से बोलकर अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो इसको स्पीक कहते हैं। ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मली ये स्पीक जो वर्ड है ये फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। जब आप टॉक कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, एंगेज इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन। जब आप किसी के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में होते हैं, किसी के साथ आप पर्सनली बातचीत कर रहे होते हैं तो इसको टॉक कहते हैं। फिर है हियर। हियर क्या होता है, परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स। आप बैठे हुए हैं कहीं पे, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसे आवाज़ आ रही है कान में अनइंटेंशनली, बस आपने सुन ली, कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसको कहेंगे हियर, सुनना। लेकिन जब आप लिसन कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, पे अटेंशन टू साउंड्स और स्पीच इंटेंशनली। जब कोई साउंड आपके कानों में आए, जब कोई स्पीच आपके कानों में और आप बड़े अटेंशन के साथ उसको सुन रहे हैं तो इसको कहते हैं लिसन।
अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये ब्लैंक स्पेसेस फिल करने हैं और इनके लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे हम ब्लैंक स्पेसेस फिल करने के लिए, ये वाले वर्ड्स जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आई डैश एट द फोटो बट आई डिडंट डैश एनी वन फेमिलियर। अब एक चीज़ तो है कि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ डिडंट यूज़ हुआ ना, डिड आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो दो वर्ड्स आने चाहिए ब्लैंक स्पेसेस फिल करने के लिए वो होंगे आई लुक्ड एट द फोटो, मैंने फ़ोटो को ध्यान से देखा, बट आई डिडंट सी एनी वन फेमिलियर, लेकिन उसमें कोई भी मुझे फेमिलियर नहीं नज़र आया, यानी मैं किसी को पहचान नहीं पाया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, आई वुड बेटर गो एंड डैश माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। अच्छा, यही रहेगा कि मैं जाऊँ और अपनी माँ को स्टेशन से ले आऊँ, जाना लेकर आना। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड देखा था अभी ऊपर, फैच, FETCH, एंड देन डैश हर होम एंड देन ब्रिंग हर होम। ब्रिंग मतलब अपने साथ लेकर जाना। अब इसको ध्यान से देखिए, आई वुड बेटर गो एंड फैच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। फैच हमने क्या देखा था, कहीं जाना और लेकर आना, तो उसको फैच कहेंगे। अब आप स्टेशन पहुंच गए हैं, वहाँ से अब आप अपनी मदर को लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एंड देन ब्रिंग हर होम, फिर मैं मदर को घर ले आऊँ। थोड़ा सा आपको ये सेंस को समझना पड़ता है। अब आगे देखिए, आई नीड टू डैश फॉर माई मैथमेटिक एग्ज़ाम, आई नीड टू स्टडी, यहाँ पर आएगा स्टडी, आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्ज़ाम दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे मुझे अपने मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के लिए स्टडी करनी होगी। सो आई होप टू लर्न न्यू कंसेप्ट अलॉन्ग द वे, ताकि मैं नए कंसेप्ट को लर्न कर पाऊँ। यहाँ पर हमने देखा था ना लर्न, ये वाला गेन नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। स्टडी और एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज आती है उसको हम लर्न कहते हैं। तो वही लिखा है कि मुझे स्टडी करने की ज़रूरत है इस वीकेंड पे मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के लिए, ताकि मैं नए कंसेप्ट लर्न कर पाऊँ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई कैन डैश द म्यूज़िक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस बट आई नीड टू डैश टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। इसमें पहले तो आएगा हियर। हियर होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ नहीं सुनते, आपको आपके नेबर के हाउस से म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए आपने हियर लिख दिया। बट आई नीड टू लिसन, लिसन होता है ध्यान से सुनना, तो यहाँ आएगा लिसन, यानी कि मुझे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर मैं उस सॉन्ग के, उस म्यूज़िक के लिरिक्स को समझना चाहता हूँ तो मुझे ध्यान देना होगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, Could I dash to Mrs. Kalpana, who is going to dash to us about gardening, said रितु। रितु ने कहा, क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकती हूँ। तो इतनी तो सेंस आ रही है कि यहाँ फॉर्मल बातचीत की ही एक सेंस है, तो यहाँ पर आएगा स्पीक, कि वो फॉर्मली बात करना चाहती है। Could I speak to मिसेस कल्पना, तो इसके लिए आ गया स्पीक, क्योंकि इसमें फॉर्मल सेंस आ जाती है। Who is going to टॉक टू अस अबाउट गार्डनिंग, क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकती हूँ जो कि हमसे गार्डनिंग के बारे में बात करने वाली हैं। अब आगे देखिए सिक्स्थ पार्ट, आई डैश इन अ स्मॉल टाउन, तो यहाँ पर आएगा लिव, लिव जहाँ पर आप रहते हैं। बट आई ऑफन डैश विद माई रिलेटिव्स इन द सिटी, तो यहाँ पर आएगा स्टे, स्टे मतलब जहाँ पर आप जाते हैं और कुछ समय के लिए रहते हैं। तो मैं एक स्मॉल टाउन में रहती हूँ, लेकिन अक्सर मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ शहर में जाके भी रहती हूँ। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, रिलेटिव्स के यहाँ जाना फिर वापस आ गए, तो यहाँ स्टे आया। जबकि यहाँ तो आप रहते हैं, इसलिए यहाँ लिव आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। अब यहाँ पर इस स्टोरी, इस टेक्स्ट में से ही कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये 2 सेंटेंस आप देख सकते हैं। अब इसमें जो वर्ब होंगी उनको अंडरलाइन करना है। पहला देखते हैं ज़रा, दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो लिव्ड है, और ये लिव की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस को शो कर रही है। ठीक है, और अगला देखिए, आई मेट, एक तो ये मेट हो गया जो कि वर्ब को दिखा रहा है। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, यहाँ पर 3 वर्ब है, मेट जो मीट की सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड जो आस्क की सेकंड फॉर्म है, और कम, ये जो कम है ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आई है, क्योंकि ये टू के साथ है, और जब टू आ जाता है ना, टू, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ये लिव्ड सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस, मेट सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, आस्क्ड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को दिखा रही है। अब इसका ज़रा मतलब भी देख लेते हैं। सेकंड वाले का मतलब क्या था, आई मेट हर इन अ शॉप, मैं उससे एक शॉप में मिली, एंड आस्क्ड हर टू कम, और मैंने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। अब यहाँ देखिए, एज यू नो द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइंड आर इन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने वर्ब्स अंडरलाइन करी है सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रही हैं।
एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। और ये जब पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ब आपने अंडरलाइन किए जैसे लिव्ड, मेट और आस्ट, ये आपको दिखा रही है पास्ट के बारे में या डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट मतलब काफ़ी पहले की बात कर रही है। अब इसके बाद आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। अब आपको इसी टेक्स्ट में से, इसी चैप्टर में से कुछ और सेंटेंस भी दिए गए हैं। एक सेंटेंस दिया गया, बल्कि यहाँ पर ये वाला सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। शी हैज़ बीन स्टेइंग, तो यहाँ पर आप स्टेइंग को अंडरलाइन करेंगे। शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, वह उनके साथ कुछ समय से रह रही है। देखिए, जब हैज़ आ जाए या फिर हैव आ जाए, उसके बाद बीन आए और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आता है, जैसे कि शी हैज़ बीन स्टेइंग, तो इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है कि काम पहले से चल रहा होता है लेकिन अभी भी वो चल ही रहा होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी काम पहले से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो इसमें एक ड्यूरेशन आ जाती है। वही यहाँ पर भी है, शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, वह उनके साथ कुछ समय से रह रही है। द वर्ब यू हैव अंडरलाइंड इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। और यह हमें पता चलता है हैज़ आया, बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया। अब यहाँ देखिए आगे क्या बताया गया है, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें हैज़ या हैव आता है, बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आता है। तो इंडिकेट ये क्या दिखाने के लिए होता है? द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कोई ऐसे काम के बारे में आप बता रहे हैं जो पहले से चल रहा है, पास्ट से ही चल रहा था और अभी भी वो चल ही रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मिसिस शो हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग, ठीक है, फॉर मिसिज हार्डिंग एंड मिसिज रीज विजिट, यानी कि जो मिसिस शो जो है वो सुबह से घर को, रूम को तैयार कर रही है, किसके लिए? कि मिसिज हार्डिंग और मिसिज री आने वाले हैं, यानी सुबह से कर रही है, हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, और अभी भी ये काम चल रहा है। अब आगे देखिए, एन एक्शन दैट वॉज ऑन गोइंग इन द रिसेंट पास, यानी कि वो एक्शन जो भी रिसेंट पास, अभी हालिया थोड़े समय पहले शुरू हो चुका था, अभी भी चल रहा है, विद इट्स रिजल्ट एविडेंट नाउ, और अभी भी अब उसका रिजल्ट आने वाला है। द फोकस इज ऑन ऑन गोइंग एक्टिविटी रेदर देन इट्स कंप्लीशन, तो यहाँ पे वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होता बल्कि ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी कि काम पहले से चल रहा था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए, मिसिस शो हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग, मिसिस शो सुबह से रूम साफ कर रही है, द रूम लुक्स स्पॉटलेस नाउ, और अब जो रूम है वो एकदम साफ नज़र आ रहा है, तो यानी पहले से काम चल रहा था, अभी भी चल रहा था और अब उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा, यानी कि थोड़ी सी इसमें पास्ट की बात हो जाती है, फिर वो काम अभी प्रेजेंट टेंस में आ जाता है और आपको रिजल्ट उसका अब नज़र आता है। ऐसे एक और एग्जांपल, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक स्टोरी के प्ले के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कब से? हैव बीन प्रैक्टिसिंग, पहले से कर रहे हैं और अभी भी जारी है। दे आर रिहर्स्ड एंड रेडी, और अब वो रेडी हो गए, यानी जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो जो काम स्टार्ट हुआ था वो थोड़े पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पीछे से, टाइम में थोड़ा सा पहले से, और अब जाकर उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आपको नज़र आता है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेसिस को आपको फिल करना है या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा ये डिफरेंस बता देता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट में एक काम चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कैसे आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी मैं जो बात कर रहा हूँ वो पास्ट में काम शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल हुआ,
जिसमें काम अभी चल रहा है, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं बताई गई, कब शुरू हुआ ये नहीं बताया गया। लेकिन जब हम ये लिखते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो हमें पता चल रहा है कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे सिंस आया ना, जब सिंस आ जाता है तो इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। यहाँ पर इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ आपको ड्यूरेशन पता चल जाती है फॉर 2 आवर्स, जबकि जब सिंस आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, द स्टूडेंट्स डैश ऑर्गेनाइज अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। और इसका मतलब क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज, यानी कि स्टूडेंट्स एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो स्टेज को सेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, दे डैश प्रिपेयर 4 वीक्स, देखिए 4 आया ना, ये 4 वीक्स यानी ड्यूरेशन पता चल गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये 4 2 आवर्स ड्यूरेशन पता चल रही है ना, इसका मतलब अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो यहाँ पर दे है, दे के साथ आता है हैव, दे हैव, यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर जो लिखना है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर दे हैव बीन, दे हैव बीन प्रिपेयर को आप कैसे लिखेंगे, प्रिपेयरिंग, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे दे हैव बीन प्रिपेयरिंग 4 वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, यानी वे कई हफ्तों से तैयारियां कर रहे हैं कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दे हैव बीन प्रिपेयरिंग। अब उसके बाद देखिए, द परफॉर्मर्स डैश रिहर्स एवरी डे, यहाँ पर आप लिखेंगे द परफॉर्मर्स हैव बीन रिहर्सिंग। अब ये भी जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, द परफॉर्मर्स हैव बीन रिहर्सिंग एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग। परफॉर्मर्स हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये काम मतलब चल रहा है पहले से। ये थोड़ा सा सेंस आपको समझनी पड़ती है इस चीज़ की। द परफॉर्मर्स हैव बीन रिहर्सिंग एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग, और उनकी एक्साइटमेंट अब बढ़ रही है। उसके बाद देखिए, द साउंड इन चार्ज डैश टेस्ट द माइक्रोफोन्स इज टेस्टिंग, जो साउंड इन चार्ज है वो टेस्ट कर रहे हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, इज टेस्टिंग द माइक्रोफोन्स टू चेक द साउंड क्वालिटी। ये तो सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। ये तो कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाए थे ना, ये ऊपर ये वाले, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इसको समझने में। आपको यहाँ पर ना हिंट देखने पड़ते हैं, कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आगे देखते हैं, एवरीवन डैश वर्किंग हार्ड, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, हर कोई मेहनत कर रहा है। एंड नाउ द प्लेस डैश, यहाँ पर आएगा इज buzzing, BUZZING, with energy and excitement। तो buzzing का मतलब होता है गूंजना। एंड नाउ द प्लेस इज buzzing with energy and excitement, यानी अब ये जो जगह है ये एनर्जी और एक्साइटमेंट से गूंज रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, रीड द एक्सप्लेनेशन अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। अब इस टेबल में हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया, कुछ चीज़ों को जो हमें रीड करना है। जैसे कि पहला कॉलम देखिए, यहाँ क्या बताया गया, इस कॉलम में दिए गए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और लास्ट में दिया गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फिर इनके फंक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। और इनमें जो पंक्चुएशन लगता है, जैसे कि फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये फुल स्टॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। टू स्टेट और कन्वे इंफॉर्मेशन, इनका काम, इनका फंक्शन होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, यानी आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई मैसेज देना है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और इसके एंड में क्या आता है, पंक्चुएशन कौन सी, इसके एंड में आएगा एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, कहने के लिए हमेशा कुछ होता है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये जो एग्जांपल आपने देखा, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। और इसमें क्या हुआ है, आपने एक इन्फॉर्मेशन कन्वे की है, कि इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाई है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, कहने के लिए हमेशा कुछ होता है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, टू आस्क क्वेश्चन, ये तो इसका फंक्शन हो गया। पंक्चुएशन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, इसके एंड में ये क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल देखते हैं,
व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, जब वो जाना चाहें तब मैं क्या करूं। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का फंक्शन क्या होता है? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। इसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ओ माई गॉड इस तरीके का होता है ना। तो इसमें आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क जो ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव, आपके कितने अच्छे बच्चे हैं मिसेस हार्डिंग। और यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आया ना, तो यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर। जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसमें इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। फिर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है इसका फंक्शन? टू गिव ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। इसमें आपको ऑर्डर नज़र आएगा, कमांड नज़र आएगी और रिक्वेस्ट नज़र आएगी। इसके एंड में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। इसका एग्जांपल, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, इस कोट को अपने बेडरूम में ले जाओ। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस का एग्जांपल हुआ? ये एग्जांपल हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो इसमें आपको एक ऑर्डर, एक कमांड यहाँ पर नज़र आई। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये इसी से रिलेटेड है जो टेबल हमने पढ़ी है। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज एंड पंक्चुएट दैम अप्रोप्रिएटली। ये जितने भी सेंटेंस दिए गए 8 सेंटेंसेज हैं, आपको सब में ये पहचानना है कि ये इनका काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, इनमें से कौन सा इंपेरेटिव है या कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा डिक्लेरेटिव है। फिर उसको पंक्चुएट करना है, यानी इसमें फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर हमने ये सारे आंसर लिख दिए हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं सेंटेंसेस को और देखते हैं किस तरह के सेंटेंस है और इनको पंक्चुएट भी करना है। पहला, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम, यानी जो मीटिंग है वो 10 बजे स्टार्ट होगी कॉन्फ्रेंस रूम में। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें आप एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सामने वाले को। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर हमने देखा था ना, ये फर्स्ट पार्ट में डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें फुल स्टॉप लगता है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा दिया हमने। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब। व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वाज, ये कितना एक्साइटिंग एडवेंचर था। ये इसमें आप अपने इमोशन बता रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस है ये, और इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क ये वाला लगाना है। फिर आते हैं थर्ड पे, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, तुमने इस प्रॉब्लम को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन वाला है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद फोर्थ देखिए, व्हाट इज़ द वेदर फोरकास्ट टुडे, आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, ये भी इंटेरोगेटिव है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब उसके बाद अगला देखिए फिफ्थ, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेनबो, यहाँ पर आप अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को शो कर रहे हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखिए, क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर, एक कमांड नज़र आएगा, और ये क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका नॉर्मल ये फुल स्टॉप लगाते हैं आप। सेवेंथ, द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम, बच्चे अपनी माँ के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप एक मैसेज सामने वाले को पहुँचा रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद एट्थ यानी लास्ट, टर्न ऑफ द म्यूज़िक, म्यूज़िक बंद कर दो, तो ये एक आपको इसमें ऑर्डर या कमांड नज़र आएगी, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ और इसमें आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।